Hello student, today started chapter number 4 part 2. चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग लॉज, यानी कानूनों को समझना या कानूनों की समझ। हमने पहले डिस्कस किया था एक स्लाइड के आधार पे कि इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक है। एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। सी हियर, देखिए ये है हमारे चैप्टर के टॉपिक्स। डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या कानून सभी पर लागू होते हैं। रूल ऑफ लॉ, कानून का नियम। हाउ रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश इन इंडिया, कि भारत में कानून का नियम कैसे स्थापित हुआ, कैसे भारत में रूल ऑफ लॉ आया। अगला है हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, कि नए कानून कैसे बनते हैं, कानूनों का निर्माण किस प्रकार से होता है। और अगला है नेक्स्ट है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, अलोकप्रिय, जो लोकप्रिय नहीं है, जो क्रिटिसाइज होता है, जो कंट्रोवर्शियल है, विवादास्पद है, ऐसे कानून। कौन कौन से भी कानून हैं जो विवादास्पद है, जो अच्छे नहीं है, लोगों के भलाई का काम नहीं करते, लोगों के वेलफेयर में काम नहीं करते। आज का जो डिस्कस का पॉइंट है वो है हाउ रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश इन इंडिया, भारत में रूल ऑफ लॉ कैसे स्थापित हुआ। हमने रूल ऑफ लॉ को पढ़ लिया है कि रूल ऑफ लॉ क्या है, कि जो देश का कानून है वो सभी नागरिकों पर इक्वली एनफोर्स होता है, लागू होता है। यही रूल ऑफ लॉ है। नो डिस्क्रिमिनेशन अबाउट कास्ट, जेंडर, क्रीड, इनके आधार पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। जो सजा, अगर कोई ऑफेंस प्रेसिडेंट करता है तो उसको वही सज़ा मिलेगी जो एक ऑर्डिनरी पीपल को मिलती है, इसलिए कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। आज का जो हमारा डिस्कस का पॉइंट है वो है मेन हाउ रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश इन इंडिया। यहाँ देखिए ये वाला पॉइंट, इसमें देखिए क्या लिखा है। इट इज ऑफन बिलीव्ड दैट इट वाज द ब्रिटिश कॉलोनियल हु इंट्रोड्यूस्ड द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। देखिए यह माना गया है कि ब्रिटिश जो उपनिवेशवाद था या ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट थे, उन्हीं ने भारत में रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश किया, इंट्रोड्यूस किया, शुरू किया। कहने का मतलब है अंग्रेजों के द्वारा ही भारत में रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला क्या पॉइंट है इसी में, हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स, लेकिन जो इतिहासकार हैं वो इस पर विवाद करते हैं, डिस्प्यूट करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा नहीं था। पहला पॉइंट के आधार पे वो क्या कहते हैं, देखिए द कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्ररी। वो कहते हैं कि औपनिवेशिक जो कानून था, औपनिवेशिक कानून था वो तानाशाही था, तानाशाह था, अंग्रेजों की डिक्टेटरशिप थी, इसलिए उसको आर्बिट्रेटरी माना गया है। एंड सेकंड पॉइंट है दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फेयर इन ब्रिटिश इंडिया, कि भारतीय राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश भारत में कानूनी क्षेत्र के विकास में भी एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। ऐसा नहीं है कि सारा काम ही अंग्रेजों ने किया था, ब्रिटिश कॉलोनियल ने ही हमको रूल ऑफ लॉ दिया था, या सब कुछ अंग्रेजों की ही देन है, उन्हीं के द्वारा हमको प्रोवाइड किया गया था, ऐसा। इतिहासकार कहते हैं कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने भी रूल ऑफ लॉ के डेवलपमेंट में एक प्रोमिनेंट रोल किया था। उन्होंने भी कोशिश की थी रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करने में, उसको इंट्रोड्यूस करने में, इसलिए सब कुछ हम अंग्रेजों की ही देन माने, उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड माने, तो ये कहना गलत होगा। इसको हम एक स्लाइड से और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ देखिए इस स्लाइड में हमने चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 2 को समराइज्ड किया है
जो आज के हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो इस स्लाइड में डाले गए हैं। हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है कि हिस्टोरियन हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम बिकॉज, मतलब हिस्टोरियन, ये जो इतिहासकार थे, उनके कई विवाद थे, कई क्लेम्स थे। वो मानते थे कि कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेटरी, मतलब कॉलोनियल लॉ था बहुत डिक्टेटोरियल था, यानी तानाशाही था, इसलिए वहाँ उस समय रूल ऑफ लॉ का होना बेकार था, रूल ऑफ लॉ नहीं था। सेकेंड पॉइंट था इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फेयर इन ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे भारत के जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने कानून के क्षेत्र में विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्रेटरी यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश, कि भारतीय राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों द्वारा अधिकारों के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और आलोचना प्रारंभ कर दी। वे लग गए, क्रिटिसाइज करने लग गए उनके तानाशाही कानूनों के खिलाफ, क्योंकि उनके द्वारा जो कानून लागू किए गए थे वे सब ऐसे कानून थे जो किसी प्रोमिनेंट जो प्रोसेस थी, जो लीगल प्रोसेस थी, उसके द्वारा नहीं बने गए थे, बल्कि एक तरीके से वो डिक्टेटरशिप वाले कानून थे, जिसमें किसी भी व्यक्ति को कैसे भी करके उसको पनिशमेंट दिया जा सकता था। इसमें अगला है दे आल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वलिटी एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ फ्रॉम ए सेट ऑफ रूल दैट दे वर फोर्स्ड टू ओबे to law as including ideas of justice। देखिए, इसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मेन रूप से उस समय की बातें को कर रहे हैं कि उस समय जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने रूल ऑफ लॉ के एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या प्रयास किए। इसमें क्या कहा है, इसमें देखिए कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे दे आल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वलिटी, उन्होंने समानता की स्थापना के लिए क्या किया, प्रयास किया। उस समय वो चाहते थे कि कैसे भी करके देश में समानता की स्थापना हो, और इसके अलावा वे ऐसे कानून से अलग ऐसी व्यवस्था देखना चाहते थे जो न्याय पे आधारित हो। To change the idea of law from set of rules that they were forced to obey to law as including ideas of justice, वे ऐसे व्यवस्था चाहते थे, ऐसे सेट ऑफ रूल चाहते थे, ऐसे नियमों की व्यवस्था चाहते थे जो पूर्ण रूप से आइडियाज ऑफ जस्टिस, जो किस पर आधारित हो, न्याय के विचारों पर आधारित हो। ऐसी उनकी इंडियन नेशनलिस्ट की थिंकिंग थी, थॉट थी। अगला है बाय द एंड ऑफ द 19th century द इंडियन लीगल प्रोफेशन बिगेन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट ऑफ इंडियंस। देखिए इसमें क्या कहा है कि 19वीं सदी के अंत में, 19th century का जब लास्ट चल रहा था, तब भारतीय कानूनी जो विशेषज्ञ थे, प्रोफेशनल थे, उन्होंने बिगेन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियन। उन्होंने कानूनों के माध्यम से अधिकारों की रक्षा का प्रयास शुरू कर दिया। वे अपने अधिकारों की रक्षा करने लग गए जो ब्रिटिश कानून बनाए गए थे उन्हीं के आधार पर, जिसमें जो लीगल प्रैक्टिशनर थे उस समय जवाहरलाल नेहरू लीगल प्रैक्टिशनर थे, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, ये सब लीगल प्रैक्टिशनर थे, एडवोकेट्स थे। इन्होंने कानूनों के माध्यम से लोगों के जो राइट्स थे उनकी रक्षा करना आरंभ कर दिया, क्योंकि जैसे भी कानून थे उन्हीं के आधार पर जस्टिस दिलाना उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। क्योंकि उस समय रूल ऑफ लॉ तो नहीं था, लेकिन वे इस रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश कराने के पूरे प्रयास कर रहे थे। अगला है इंडियन जजेज आल्सो बिगेन टू प्ले ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजंस। ध्यान रखना, रूल ऑफ लॉ को लागू कराने में जो भारतीय जज थे उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया।
क्योंकि उनके द्वारा इस प्रकार के डिसीजंस दिए गए जिसके आधार पर रूल ऑफ लॉ को आसानी से एस्टेब्लिश किया जा सकता है। अगला है इंडियन प्लेड ए मेजर रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। देखिए इसमें क्या है, इसमें कहा है कि भारतीयों ने औपनिवेशिक काल में कानून के शासन के विकास में एक महत्वपूर्ण मेजर रोल अदा किया था, क्योंकि रूल ऑफ लॉ के द्वारा ही इक्वलिटी को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। इसी के आधार पर ये डिसाइड किया जा सकता है कि एक ही देश के लोगों में आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा, अंतर नहीं होगा, और ऑल द पीपल्स आर इक्वल बिफोर द लॉज, यानी कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होंगे। इसमें आगे कहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑन विच आवर रिप्रेजेंटेटिव बिगेन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री। स्वतंत्रता के बाद एक डॉक्यूमेंट के रूप में संविधान बना, जिसने ऐसे दस्तावेज के कार्य किया जो आवर रिप्रेजेंटेटिव बिगेन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री, जिसके आधार पर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने देश के लिए कानूनों का निर्माण किया। यानी संविधान का निर्माण हुआ, और यह ऐसा दस्तावेज था जिसके आधार पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने देश के लिए कानूनों का निर्माण किया, और इसी के आधार पर रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हुआ। एवरी ईयर ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉज एज वेल एज अमेंड एग्जिस्टिंग वंस। हर साल हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कई कानूनों को पास करते हैं पार्लियामेंट के द्वारा या लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। साथ ही इन कानूनों में समय के साथ अमेंडमेंट भी किए जाते रहते हैं। अगर उस समय की परिस्थितियों कंडीशंस के आधार पर अगर लगता है कि ये कानून सही नहीं है तो उन कानूनों में अमेंडमेंट भी कर दिया जाता है, या उन कानून को नल एंड अवॉइड कर दिया जाता है, उनको निरस्त कर दिया जाता है। ये उस समय के सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस के आधार पर डिपेंड करता है। जैसे आर्टिकल 370 जो हमारा प्रीवियस लॉ था जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने अभी अमेंड कर दिया, उसको निरस्त कर दिया, उसको नल एंड अवॉइड घोषित कर दिया। अब 370 जो आर्टिकल है वो जम्मू कश्मीर से एकदम रिमूव हो गया है। तो ऐसे जो रूल्स होते हैं, जो एक्ट होते हैं, वो समय के साथ सरकार के द्वारा उसमें अमेंडमेंट कर दिया जाता है या उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये आज का हमारा डिस्कस का पॉइंट था कि हाउ रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश इन इंडिया, कि किस प्रकार से हमारा जो रूल ऑफ लॉ है भारत में एस्टेब्लिश होगा। याद रखना इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें इंडियन नेशनलिस्ट ने सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट रोल अदा किया था। इसके अलावा इसमें इंडियन जजेज का भी महत्वपूर्ण योगदान था, और हमारे आजकल जो करंट में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करने में है महत्वपूर्ण योगदान है। आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया हाउ रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश इन इंडिया, कि किस प्रकार से भारत में रूल ऑफ लॉ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, किस प्रकार से कॉलोनियल रूल में हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप वाले कानून को लागू किए गए अंग्रेज़ों के द्वारा, किस प्रकार से इंडियन जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करने में क्या योगदान दिया, किस प्रकार से उन्होंने रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश किया। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो है हाउ डू नो अबाउट, कि किस प्रकार से नए कानून बनाए जाते हैं, किस प्रकार से नए कानून आते हैं, कैसे आते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। अब चूंकि नए कानूनों की बात हो रही है तो नए कानून का एक प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि किस प्रकार से पार्लियामेंट कानूनों का निर्माण करती है।
तो इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे पार्लियामेंट के रोल के बारे में कि पार्लियामेंट कानूनों का निर्माण किस प्रकार से करती है, क्योंकि जो वर्तमान प्रेजेंट में करंटली जो लॉ मेकिंग का जो कार्य है वो पार्लियामेंट का है सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज का है। इसलिए हम जब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो हम पार्लियामेंट के रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।